ठीक है, क्योंकि दिसंबर का थोड़ा सा जो करंट अफेयर है वो लंबा हो गया है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं, हाँ, तो बहुत सारी घटनाएं जो है सो घटित हुई है अक्टूबर के महीने में, बहुत सारा पुरस्कार, इसी वजह से लेकर करके ये महीना जो है थोड़ा सा करंट अफेयर के लिए लंबा बन गया है। चलिए देखिएगा साहब कि हम लोगों का पहला पॉइंट है कि ईरानी कप, तो सबसे पहला नंबर, ईरानी कप का संबंध किससे है? क्या बोलेंगे? क्रिकेट से। ईरानी कप 2019-20, क्योंकि ईरानी कप ये जब होता था ना तो उस समय देखिएगा कि 19-20 का सीजन था, जिस समय ईरानी कप को होना था इस खेल को, क्रिकेट को, तो उस समय 19-20 का सीजन था, और 19-20 के सीजन में कोरोना काल था, जिसके कारण ये क्रिकेट हो नहीं पाया, और ये क्रिकेट अब हुआ है 19-20 वाला ही अब हुआ है। तो इसी वजह से ध्यान में रखना है कि ईरानी कप 2019-20 किससे संबंधित है? क्रिकेट से। इसका जो विजेता बना कौन बना? शेष भारत। शेष भारत टीम है, शेष भारत इसका विजेता बना है, और उप विजेता जो बना है वो कौन बना है? सौराष्ट्र। कौन बना है? सौराष्ट्र। तो सवाल याद रखना है कि ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। और इसका विजेता कौन बना? शेष भारत। उप विजेता कौन बना? सौराष्ट्र बना। बस इतना ही पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, बीसीसीआई, हिंदी में बोलेंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, और उसका पूर्ण रूप अगर देखिएगा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म। बी से हो गया बोर्ड ऑफ, सी से कंट्रोल, फॉर सी से क्रिकेट, और आई से हो गया इन इंडिया, ठीक है। तो इसके नए अध्यक्ष जो बने हैं वो बने रोजर बिन्नी। कौन बने साहब? रोजर बिन्नी बने हैं। और रोजर बिन्नी जो थे साहब 1983 में जो हम लोग विश्व कप जीते थे कपिल देव के नेतृत्व में, उस समय कप्तान जो थे 1983 में कपिल देव थे, उस टीम के ये रोजर बिन्नी सदस्य थे, मतलब उस क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी हुआ करते थे रोजर बिन्नी। और वर्तमान में ये बीसीसीआई के क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बन गए हैं। और ये जो अध्यक्ष बने हैं किसके स्थान पर? सौरव गांगुली के स्थान लिए हैं, ठीक है साहब। जबकि बीसीसीआई के सचिव पुनः जय शाह बने। कौन बने हैं? जय शाह बने। बताइए, बीसीसीआई क्रिकेट से संबंधित जो है संस्था है, और इसका जो सचिव बनता है कितना बड़ा क्रिकेटर बनता है, सो देखिए, देख रहे हैं क्या को क्रिकेट खेला होगा? अगर पूछ देगा ना कि बोलो एक ओवर में क्या को बॉल होता है, तो बोलेगा 9 बॉल होता है, या फिर बोल देगा एक ओवर में क्यों, तो बॉले होता है कि नहीं? बताइए, सीधा बोलेगा एक ओवर में 1 बॉल होता है। हाँ, ये कौन? ये जय शाह। हाँ बताइए, क्रिकेट खेलता था क्या ये? बताइए। हाँ, तो क्या, तो इसीलिए हम लोग जो है ना, सीधा बात है कि पेट के डॉक्टर को माथा को ऑपरेशन करने दीजिएगा तो क्या होगा जानते हैं? माथा में वो लीवर खो जाएगा, लीवर वा करने हैं, समझ रहे हैं? हाँ, समझे बात? वही बात है कि ये राजनेता का पुत्र है, राजनेता है, तो इसको क्रिकेट का बना दिया गया। बताइए, तो क्रिकेट में भी क्या खोजेगा? टीम में भी पॉलिटिक्स करेगा कि किसको खिलवाना है, नहीं खिलवाना, किससे फायदा होगा, किससे नुकसान होगा। बताइए, तो कहाँ से भारत जीतेगा? है कि नहीं? चलिए ये अलग बातें हैं, अपना किसी को बनवा दे, हमारा क्या मतलब है? हमको तो मतलब है कि वहाँ रंग के आ जाना है, एक नौकरी ले लेना है, और भारत के विकास में अपना योगदान देते जाना है, सीधा बात है कि नहीं? चलिए अब देखिएगा साहब, इसमें जो देखिए सीधा क्या हुआ कि जो था ना बिलियर्ड्स वाला, वो इसमें आ गया, ये लाइन एक्स्ट्रा हो गया, ये वहाँ करना था, ये वहाँ करना था, ठीक है, ये बोले कुछ छोटा हुआ था। चलिए हम लोग चलाते। ये ध्यान में रखना है कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं कौन? रोजर बिन्नी। किसके स्थान पे बने हैं? सौरव गांगुली के स्थान पे। और सचिव जो बने हैं वो कौन बने हैं? जय शाह बने, ठीक है। बात आई बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि महिला विश्व कप, महिला विश्व कप अंडर 17, महिला विश्व कप अंडर 17 फीफा कप विजेता 2022। ये जो है कौन है? आयोजन पहला नंबर। आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे भारत में। भारत के किस शहर में? नवी मुंबई में, ठीक है। और इसका जो विजेता बना है कौन बना है? स्पेन। कौन बना है? स्पेन। और इसका उपविजेता कोलंबिया। कौन बना है? कोलंबिया। और इसका जो शुभंकर रखा गया वो रखा गया ईभा। क्या रखा गया? ईभा। और ईभा जो अर्थ है ये एशियाई सीकर, एशियाई टाइगर, एशियाई टाइगर, ठीक है सर। ईभा का मतलब हुआ एशियाई टाइगर, ठीक है साहब।
तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो बोलिएगा कि महिला विश्व कप अंडर 90 फीफा कप का विजेता कौन बना है? उप विजेता आयोजन कहाँ? भारत के नवी मुंबई में। ठीक है साहब। चलिए अगला, पुरुष विश्व फीफा कप 2022। पुरुष विश्व फीफा कप 2022। तो सबसे पहला नंबर बताइए, फीफा कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल किससे है? फुटबॉल किससे है? फुटबॉल से। तो ये सब लोग हम भूल जाएंगे, बताइए संतोष ट्रॉफी वगैरह। तो उसके बाद बताइए, आगा खां कप का संबंध, आगा खां बताइए। नेहरू कप का संबंध बताइए। ये सारा हॉकी से, हॉकी, ये भी हॉकी। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, ध्यान आने रंग, ध्यान आने रंग। ठीक है। तो ध्यान से क्या हो जाएगा? ध्यानचंद्र कप। कौन सा आ जाएगा? ध्यानचंद्र कप। आ से हो जाएगा आगा खां कप, ने से हो जाएगा नेहरू कप, और रंगा से हो जाएगा रंगा स्वामी कप। क्या हो जाएगा? रंगा स्वामी कप। ये सारे जो होगा रंगा स्वामी कप, ये भी होगा आपका हॉकी से। ठीक है साहब, इतना बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, और रणजी का संबंध, रणजी ट्रॉफी का क्रिकेट से। ठीक है साहब, ये सारे बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। और सुदीरमन कप का संबंध, हाँ सुदीरमन कप, सुदीरमन कप का संबंध बताइए। हम तो बता, हम सब गीत गाए हुए हैं, सुदीरमन कप का, डूरंड कप का, है कि नहीं। उसके बाद क्या, डेविस कप का, सब गीत गाए हुए हैं। तो आपको याद करके बताना है, याद करके कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए हमने बताएंगे अभी। चलिए ठीक है साहब। क्या हुआ? अब बताए हुए नहीं याद रखिएगा तो आपकी ना गलती है साहब। हाँ चलिए, हाँ चलिए अगला, पुरुष विश्व कप 2022 कतर में कहाँ संपन्न हुआ? कतर में। कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक खेला जाएगा। जबकि महिला फीफा विश्व कप 2023 में इसका आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में। तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का होगा, ये 2022 में पुरुष वाला जो होगा वो होगा कतर में, जबकि 2023 में होगा वो होगा महिला वाला, वो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। बात आई ऑस्ट्रेलिया की, तो बताइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा। यहाँ पर दो नदी, प्रसिद्ध नदी हैं। एक है आपका मर्रे नदी। कौन नदी है? मर्रे नदी। और एक है आपका डार्लिंग नदी। कौन है? मर्रे और डार्लिंग नदी। ठीक है साहब, ये दो बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। उसके बाद बात आई न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है साहब? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, वेलिंगटन। चलिए साहब, और ये दोनों जो है साहब कहाँ अवस्थित है? तो ये दोनों प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में द्वीप अवस्थित है। ठीक है साहब। चलिए, उसके बाद देखिएगा, फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2022। फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2022, इसका जो विजेता रहा, पुरुष विजेता, वो रहा साहब विक्टर एक्सेलसेन। कौन रहा? विक्टर एक्सेलसेन। कौन? विक्टर एक्सेलसेन। फिर से बोलिए, विक्टर एक्सेलसेन। ठीक है। और कहाँ का है ये? डेनमार्क का। कहाँ का? डेनमार्क का। और महिला विजेता बताइए कौन है? बताइए महिला विजेता। हे बिंग जियाओ। कौन है? हे बिंग जियाओ। क्या करो? हे बिंग जियाओ। ये सो के बोलती है, हे बिंग जियाओ। वैसे बोलना है, सो करके बताइए, हे बिंग जियाओ। ये कहाँ के हैं साहब? चीन के। उसके बाद पुरुष युगल, और इसी कारण से इसको हम लिखे हैं पुरुष युगल। युगल मतलब क्या था? दो खिलाड़ी मिलकर के एक जोड़ा में खेलता है। ठीक है ना। तो इसमें जो जीता है भारत का सात्विक साईराज। कौन जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। कौन जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष युगल में। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और किस खेल में? फ्रांसीसी ओपन टेनिस। तो कई बार सवाल आपसे सीधा पूछ देगा कि बताइए कि सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से है? क्या बोलेंगे? टेनिस से। किससे? टेनिस से। चिराग शेट्टी का संबंध टेनिस से। ये सब बात हम लोग याद रखेंगे ना साहब। चलिए, उसके बाद सुल्तान ऑफ जोहर कप। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022, इसका संबंध किससे है? हॉकी से।
ठीक है, तो याद रखना है। और इसका जो आयोजन हुआ है, कहाँ आयोजन हुआ है? मलेशिया के जोहर बाहरू में। कहाँ हुआ है? मलेशिया के जोहर बाहरू में हुआ। ठीक है साहब, ये जगह का नाम है, मलेशिया का एक जगह है जिसका नाम है जोहर बाहरू। ठीक है, ठीक है साहब। और इसका जो विजेता बना है ये सुल्तान ऑफ जौहर कप का, वो बना है कौन? भारत, और ये तीसरी बार बना है। ठीक है साहब, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और उप विजेता जो बना है वो बना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो हॉकी का है साहब, हम किसी को ऐसे थोड़े रहने देंगे। हॉकी हम लोगों का जो है सो राष्ट्रीय खेल है, ऐसे जितने दे देंगे क्या? चलिए अगला साहब, अगला है कि फार्मूला 1 रेस। फार्मूला 1 रेस 2022, इसमें फिर से पिछले बार भी विजेता यही था और इस बार भी विजेता यही बन चुका है। और ये सवाल पूछा भी जाएगा और पूछा भी गया था। तो इसका विजेता जो बने हैं मैक्स वर्स्टापेन। कौन बने हैं? मैक्स वर्स्टापेन होगा, वर्स्टापेन लिखा गया, मैक्स वर्स्टापेन। और ये कहाँ का है साहब? नीदरलैंड का। कहाँ का है? नीदरलैंड का। ठीक है साहब। और ये किस टीम से खेलता है? तो रेड बुल टीम। किससे? रेड बुल टीम से। ठीक है, ये फार्मूला 1 रेस में वो गाड़ी वाला जो होता है ना, उसमें ये भाग लेता है। चलिए साहब अगला, साहब अगला बातें हम लोग बोलेंगे। अगला है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, राष्ट्रीय खेल हम बताए हुए हैं। इसका जो आयोजन किया गया है 1924 से किया जाता है। पिछले क्लास में भी बताए थे जब स्टार्ट हुआ था इसका शुभंकर वगैरह, और गुजरात में हुआ है। और इससे पहले कहाँ हुआ था? इससे पहले कहाँ हुआ था साहब? नहीं, केरल में हुआ था ना। चलिए, तो इसका आयोजन जो हो रहा है अभी वर्तमान में कहाँ हुआ? गुजरात में। इसमें टोटल खेलों की संख्या कितना था? 36। देखिए 36वां संस्करण, और खेल की संख्या 36। ठीक है, और इसका शुभंकर क्या था? सावस। सावस मतलब एशियाई शेर। कौन सा? एशियाई शेर इसका शुभंकर था। ठीक है साहब। अब देखिएगा साहब, इसमें प्रथम स्थान पर जो रहा है कौन रहा है? सेना टीम। कौन रहा है? सेना टीम। देखिए जब सेना वगैरह, भारतीय सेना जो है ना, वो जब जो भी भारतीय सेना बनी है, तो जो खेलों से संबंधित सेना होते हैं वो खेल में भी भाग लेते हैं। वो अपनी एक टीम बनाते हैं, हर टीम, चाहे वो हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, हर टीम बनाते हैं। तो अभी जो जीते हैं वो सेना की टीम। कई बार हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं सेना टीम क्या है। सेना टीम बस यही है कि सेना भी, जो सेना है वो भी खेल से इंटरेस्टेड रहते हैं। कुछ सेना ऐसे होते हैं जो खेल से उनका लगा होता है, तो वो सारे एक टीम बनाते हैं और टीम बना करके इसमें खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेना टीम जीते हैं। और इसमें जो है सो टोटल जो है 61 जो जीते हैं, कितने क्या? गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज। कौन? सेना की टीम। और दूसरा स्थान पर कौन रहा? हरियाणा, 39 गोल्ड और 38 सिल्वर और 63 जो है सो ब्रॉन्ज, ये जीते हैं। ठीक है साहब, जी मतलब गोल्ड, गोल्ड। ठीक है साहब, यानी स्वर्ण पदक। एस मतलब सिल्वर, मतलब रजत पदक। ठीक है, ब्रॉन्ज, बी से ब्रॉन्ज हो गया, इसका मतलब कांस्य पदक। ठीक है साहब, ये सारे ये जीत करके आए हैं। तो पहला स्थान पर सेना की टीम और दूसरा स्थान पे हरियाणा की टीम। चलिए, और इसमें 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है सो घोषित किया गया है। किसे? साजन प्रकाश को। किसे? साजन प्रकाश को। ठीक है, ये 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रकाश जो है ये प्रकाश फैला दिए थे। ठीक है, साजन प्रकाश। और इनका संबंध किससे है? तैराक से। ये क्या है? तैराक है साहब। और इनका संबंध किस राज्य से? तो केरल से। ठीक है, ये क्या बोले? स्विमिंग जिसको बोलते हैं, ना करना, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, हाँ चिड़िया हो गया ये से। तो हम लोग कैसे तैरते? ऐसे तैरते हैं ना। हाँ चलिए, अब हुआ ना ठीक। चलिए, मैंने एक एक एक्टिविटीज पढ़ी, तैरना नहीं हुआ सर, उड़ना हुआ। क्या हुआ? महाराष्ट्र होगा दूसरा स्थान पे। तीसरा पे हरियाणा। सेना टीम, 1 मिनट, सही बात है, 36 में है ना, सही बात। इसमें महाराष्ट्र होगा, सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, महाराष्ट्र। तीसरा पे हरियाणा है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा टाइपिंग में। कौन? हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। बाकी केवल नाम जो है सो चेंज कर लेना, बाकी सारी चीज़ ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा साहब, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी वो जो घोषित किए गए, किसे?
हासिका रामचंद्र को। किसे? हासिका रामचंद्र को। और ये भी क्या है साहब? तैराक हैं। और कहाँ के हैं ये? कर्नाटक के हैं। और ये 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते हैं साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। 6 जो है सो स्वर्ण और 1 कांस्य पदक। और देखिएगा साहब 37वां संस्करण इसका जो होगा, 36वां जो हो गया गुजरात में, अब 37वां जो होगा वो कहाँ होगा? गोवा में होगा। ठीक है साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला, आप देखिए तूफान और आएगा। अब हम लोग इतना करंट अफेयर पढ़ लिए ना, अब तूफान आएगा। देखिए ना कैसे 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली इयान तूफान, तूफान का क्या नाम है? इयान। आ गया ना तूफान। 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली इयान तूफान यूएसए के फ्लोरिडा के तट पर भारी तबाही मचाया, जिसमें 100 से अधिक लोगों की क्या चली गई? जान चली गई। तो कई बार सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो इयान तूफान आया था, इसे कौन सा देश प्रभावित रहा? क्या बोलेंगे हम? यूएसए। और यूएसए का कौन सा तट था? ये फ्लोरिडा। ठीक है साहब। और इससे लोगों की मृत्यु कितना हो गई? 100। और इसकी स्पीड भी कई बार पूछ ली जाती है, तो याद रखना 240 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए साहब, अब देखिएगा साहब युद्धाभ्यास जो है ना, ये भी कई बार सवाल छप जाता है। और हो ना हो कि जो बिहार एसएससी का एग्जाम है, मेरे समझ से यहाँ से सवाल छप सकता है। मे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर इसमें नहीं छपे तो आगे तो कभी ना कभी छपेगा ही, इसमें कोई बट नहीं है। तो युद्धाभ्यास क्या होता है कि सारे सेना क्या होता है कि प्रैक्टिस करने के लिए ना 2 देशों की सेना मिल करके क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, युद्ध की प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि युद्ध तब होता नहीं है तो सेना में लग जाता है जंग, है कि ना, बैठल बैठल। ऐसे भी आप लोग जब नहीं पढ़ते होंगे तो जंग लग जाता है। ये कुछ यादों करते होंगे, जल्दी याद नहीं होता होगा। और जब पढ़ते होंगे कंटिन्यू, तब देखिएगा कुछ भी थोड़ा भी याद करते होंगे तो याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब नहीं पढ़ते हैं ना उस समय जंग लगल रहता है। कोई भी बात पढ़िएगा लगेगा नई चीज़ है, समझ रहे? इसी वजह से याद ही नहीं होता। उसी तरह सेना भी हम लोगों का क्या हो जाता है? बैठे बैठे जंग लग जाता है, जंग छुड़वाना चाहते हैं। ठीक है, ताकि जंग नहीं लगे। जब भी पाकिस्तान हमला करे तुरंत लठी आते, समझ रहे? इसी वजह से हमेशा ना युद्धाभ्यास होते रहता है। तो अभी जो हुआ है इबसा, कौन सा हुआ है? इबसा हुआ। ठीक है साहब, इबसा हुआ है IBSA। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है आपको इबसा। ठीक है, इबसा ये जो हुआ है किसके किसके बीच हुआ है? भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। I से देखिए इंडिया, B से ब्राज़ील और S से साउथ अफ्रीका। तो हम याद रख सकते हैं I से इंडिया, B से ब्राज़ील, S से साउथ अफ्रीका। और ये जो हुआ है इबसा, ये किस सेना का है? ये नौसेना का। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? पोर्ट गक बेहरा में। कहाँ हुआ है? पोर्ट गक बेरहा में। ठीक है, पोर्ट गक बेरहा में ये जगह का नाम है साहब। इसको थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अटपटांग है, 1-2 बार याद करिएगा तब थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। और ये कहाँ है साहब? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है ये? दक्षिण अफ्रीका में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सेकेंड देखिएगा IMT ट्राइलेट युद्धाभ्यास। IMT ट्राइलेट युद्धाभ्यास 2022 ये हुआ है भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच। ठीक है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। I से देखिए इंडिया, M से मोजाम्बिक, T से तंजानिया। ठीक है, और ये भी हुआ है नौसेना का। कई बार सवाल पूछ देता है कि हाल ही में भारत, मोजाम्बिक एवं तंजानिया के बीच जो IMT ट्राइलेट युद्धाभ्यास हुआ, ये किस प्रकार का अभ्यास था? नौसैनिक, थल सैनिक, समझ रहे? वायुसेना का। इस तरह से साहब आपसे सवाल पूछ सकता है। तो इसका आयोजन जो हुआ है कहाँ हुआ? दार ए सलाम में। कहाँ हुआ है? दार ए सलाम। और ये कहाँ है साहब? तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। उसके बाद देखिएगा कि 29वां सिम्बेक्स युद्धाभ्यास 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ साहब? इसका जो आयोजन हुआ है वो विशाखापट्टनम, भारत में, बंगाल की खाड़ी में। और ये जो हुआ ना सिम्बेक्स, भारत प्लस सिंगापुर के बीच। और स्वाभाविक बात है कि जब बंगाल की खाड़ी में हुआ है तो किस प्रकार का होगा? नौसेना का होगा। तो चलिए बोलिएगा इबसा किसके किसके बीच में हुआ है? इबसा इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। और कहाँ हुआ है ये? साउथ अफ्रीका के पोर्ट गक बेरहा में। ठीक है,
उसके बाद बोलिए IMT ट्राइलेट किसके किसके बीच हुआ? इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में हुआ है ना। इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में हुआ। ये भी नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ और इसका जो आयोजन हुआ दार ए सलाम, और ये कहाँ है? तंजानिया में। उसके बाद सिम्बेक्स जो हुआ 29वां संस्करण, ये बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। क्लियर है साहब? चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा साहब, अगला जो है हम लोगों का भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस का आधारशिला पीएम मोदी के द्वारा गुजरात के डीसा, जगह का नाम याद रखिएगा, गुजरात के डीसा में रखा गया है और यह 100 करोड़ की लागत से बनेगा। यह 1000 करोड़ की लागत से बनेगा। इधर से लाइट जो होता है चमकता है। 1000 करोड़ की लागत से बनेगा और यह पाक सीमा से मात्र 130 किलोमीटर दूर है। ठीक है साहब, ये गुजरात के डीसा में अवस्थित है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो वायुसेना का एयरबेस पाकिस्तान का जो है ना, वो एक्चुअली था क्या, गुजरात के क्षेत्रों में हम लोगों के पास ऐसा कोई बेस एयरबेस नहीं था जो एयरबेस से हम लोग क्या कर सके, जो पाकिस्तान गुजरात के सटा हुआ जो एयरबेस है उसको हम लोग न्यूट्रल कर पाए। ठीक है, अगर कहीं उस वहाँ से हमला होता है तो हम उसको जवाब जो दे पाएंगे वैसा कोई था नहीं। ठीक है, इसी वजह से हम लोग डीसा में बनाए हैं और डीसा में ऐसा बना है ना कि अगर एयरबेस ऐसा है ना कि उस पर कितनों ज़्यादा जो है ना बम भी गिरा दिया जाए, हम अगर क्या कहते हैं हम अपने लड़ाकू विमान को उसमें घुसा देंगे ना तो कितनों बम उस पर गिरा दे उस बंकर पे तो वो टूटने फूटने वाला नहीं है, हमारा जहाज सुरक्षित रहेगा। समझ रहे? इसी वजह से यहाँ से 100 करोड़ की लागत से बनाया गया है। चलिए 1000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। चलिए अगला देखिएगा साहब, तेलंगाना के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TRS, का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी BRS कर दिया। मतलब तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है जिसका नाम है के चंद्रशेखर राव, क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव, ये अपनी पार्टी का जो नाम रखे हुए थे वो रखे हुए थे तेलंगाना राष्ट्र समिति। लेकिन अभी क्या किए, इस तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल करके ये कर दिए भारत राष्ट्र समिति। क्या कर दिए? भारत राष्ट्र समिति। ठीक है साहब, और बात आई तेलंगाना राष्ट्र समिति की तो इसके संस्थापक के चंद्रशेखर राव तो है ही और वर्तमान में भी तेलंगाना के CM भी हैं। और ये जो तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना हुई थी वो 27 अप्रैल 2001 को हुई थी। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, 9वीं इंटरपोल की बैठक अक्टूबर 2022 में भारत के नई दिल्ली में संपन्न हुआ। देखिए इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्थान हुआ जिसमें होता क्या है कि इस संस्था से जो भी देश जुड़ा होता है ना, वो क्या करता है कि एक दूसरे के देश का जो क्रिमिनल होता है उसको आदान प्रदान करने का काम करता है। जैसे कि देखिए इंटरपोल जो हो गया एक संस्था हो गया, इंटरपोल एक संस्था हो गया और इसमें बहुत सारा देश जुड़ा रहेगा, जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है साहब, ब्रिटेन हो गया, USA हो गया, ये सारे जुटा हुआ और टोटल सदस्य की संख्या जो इसमें है 195। कितना है? 195। अब बताइए देखिए कि इंडिया मान लीजिए यहाँ है और ये USA है, और मान लीजिए कि इंडिया से भाग करके जैसे नीरव मोदी घोटाला करके भाग गया ना, तो बताइए क्या वो अपराधी है कि नहीं है ना? ये अपराधी है। तो ये अगर मान लीजिए कि भाग करके चलाया कहाँ? USA। ठीक है साहब, अब USA चलाया और USA जाने के बाद अगर मान लीजिए नीरव मोदी 13,000 करोड़ लेकर के भाग गया और USA सरकार को बोलेगा कि कोई बात नहीं, इसमें 7,500 करोड़ तोड़े हैं। समझ रहे? तो USA सरकार को क्या दिक्कत है वहाँ रखने में? कोई दिक्कत है नहीं है ना? क्यों उलट? और ये भी सोचेगा कि नीरव मोदी बिजनेसमैन है, अगर USA में रह जाता है तो यहाँ फैक्ट्री लगाएगा, उद्योग लगाएगा, तो इसमें क्या होगा? USA का और डेवलपमेंट होगा, वहाँ की GDP में और जो है सो बढ़ावा होगा। तो कोई चाहेगा? कोई भी चाहेगा कि उसको भगा दें? नहीं चाहेगा ना। समझ रहे बात को? तो सीधी बात है कि कमौआ जो पूत होता है ना, ओकरे सब लोग पूछता है कि नहीं, चाहे आप चोर रहे या बदमाश रहे। आ जो कमौआ पूत नहीं होता है ना, ओकरा एहने मुँह जुतियाता है, चाहे कितबो सूद है, कोई मतलब नहीं है। तो ये रुपया लेकर अगर USA जाएगा तो इसको चाहेगा कि भारत को दें? नहीं चाहेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि यहीं पर फैक्ट्री लगाएं। लेकिन भारत को तो चाहिए नीरव मोदी। तो इसी वजह से USA नहीं, किसी भी देश में
अगर चला जाता अपराधी, तो इसी वजह से इंटरपोल एक संस्था बनाया गया कि अगर भारत से कोई अपराधी भाग करके यूएसए चला गया और यूएसए अगर इंटरपोल का संस्था से जुड़ा हुआ है, इसका सदस्य है, तो इसके अपराधी, भारत के अपराधी को लौटाना पड़ेगा। किसको? यूएसए को लौटाना पड़ेगा। यूएसए, भारत के, मान लीजिए नीरव मोदी अगर यूएसए चला गया तो यूएसए को पकड़ करके किसको देगा? इंडिया को देगा। ठीक है, अगर ये इंटरपोल संस्था बना हुआ था, और इसकी अपनी पुलिस भी होती है जो खुद पकड़ने के लिए जाती है। ठीक है साहब, अगर ये सारे देश जो जुड़ा हुआ है उस देश में जाकर के उस अपराधी को खुद पकड़ती है। ठीक है साहब, तो ये एक तरह से समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्थान हो गया। ठीक है, आपराधिक जैसे संस्था हो गया अपराधियों को पकड़ने के लिए। चलिए, तो बात आई इंटरपोल की, तो इसकी स्थापना कब हुआ है? 7 सितंबर 1923 को। 7 सितंबर 1923 को हुआ था। और इसके वर्तमान जो महासचिव हैं कौन है? श्री जर्गन स्टॉक। कौन है? श्री जर्गन स्टॉक। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? फ्रांस के लियोन्स में। कहाँ है? फ्रांस के लियोन्स में। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है? 195 है साहब। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे ना। चलिए अगला साहब, अगला है संघाई सहयोग संगठन का आयोजन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SCO। ठीक है, SCO, ठीक है, का आयोजन 2022 में उज्बेकिस्तान। तो बताइए उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। कहाँ है? ताशकंद। तो इस सब लोग को याद हो गया। चलिए, ताशकंद। देखिए साहब, हम बताए थे कि लॉजिकली कैसे याद रखना। 4-5 देश है जिसका नाम आपको ना बड़ा ही उटपटांग जैसा मिलेगा, जैसे कि उज्बेकिस्तान। क्या हो गया? उज्बेकिस्तान। उसके बाद क्या हो गया? किर्गिस्तान। उसके बाद कहाँ है? तजाकिस्तान। और उसके बाद तजाकिस्तान तो हो ही गया ना। कजाकिस्तान। और कौन सा था? हाँ, तुर्कमेनिस्तान। यहां लिख देते हैं तुर्कमेनिस्तान। और इसकी राजधानी बार बार पूछी जाती है क्योंकि सारा नाम लगता है मिलता जुलता है, समझ रहे? इसी वजह से पूछा जाता है कि उज्बेकिस्तान को घुसा देगा तजाकिस्तान में, तजाकिस्तान को घुसा देगा किर्गिस्तान में। तो इसीलिए करके जानबूझ के पूछता है, समझ रहे? इसकी राजधानी सब लगता है कि सुनने में के जैसा है, इसी वजह से। और वो नहीं पूछता कि हम लोग कितना होशियार लोग हैं, उसको बुझ नहीं रहा, समझ रहे हैं? कहता नहीं तुम डाल हम पात है कि नहीं? वही बात है, इसको बुझने हम लोग कैसे याद कर लेते। देखिए क्या बोले थे, ताशकंद की राजधानी कहाँ है? सॉरी, उज्बेकिस्तान की। देखिए साहब, उज्बेकिस्तान है, इसकी राजधानी ताशकंद। तो इसको कैसे याद करने के लिए बोले थे? देखिए उज्बेकिस्तान बोलते हैं तो यहाँ पर आता उज्बे मतलब याद रखना है उजला। उज्बे मतलब उजला। अब बताइए ताश का रंग कैसा होता है? उजला। ताश का रंग कैसा होता है? उजला। इससे हम लॉजिकली याद रखें, उज्बे मतलब उजला, और उजला क्या होता है? ताश। तो याद रखना है उज्बे का ताश, मतलब उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उसके बाद देखिएगा किर्गिस्तान। देखिए किर, जब जो ही किर बोलते हैं, किर के बाद कौन सा शब्द आता है? गिर। कौन सा शब्द आता है? गिर। तब बोल पाते हैं किर्गिस्तान। बताइए कोई बच्चा अगर गिर गया तो उसको क्या करते हैं? 20 केक दे दीजिए, मतलब 20 को केक, खाने वाला केक, समझ रहे हैं? तो वो क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। तो उस लॉजिकली से हम याद रखेंगे किर्गिस्तान। गिर जो ही आया, जो ही बच्चा गिरा तो उसको क्या कर दिए? 20 को केक दे दिए। तो क्या हो गया? 20 केक। ठीक है, उसके बाद तजाकिस्तान। देखिए आपके घर पे कोई मेहमान आता है और उसको ताज़ा खाना नहीं दीजिएगा, तब वो क्या करेगा? आपको दूस देगा। देखिएगा ताज़ा खाना है ना, तजाकिस्तान है, और यहाँ पर याद रखना ताज़ा, उसको ताज़ा खाना नहीं दिया तो क्या कर दिया? आपको दूस दिया। तो याद रखेंगे दूसाबे। क्या याद रखेंगे? दूसाबे। ठीक है, और तुर्किस्तान। देखिए हम बताए थे कि तुर्क लोग कौन सी पर भारत आया था? तुर्क लोग भारत जो आया था ना, घोड़ा पे चढ़ के आया था। और घोड़ा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अश्व। तो याद रखना है कि तुर्क लोग जो आया था ना, अश्व से आया था। किससे आया था? घोड़ा से। अश्वागत याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? अश्वागत याद रखेंगे। ठीक है, और एक लास्ट में बच गया कजाकिस्तान। तो इसका नाम याद रखेंगे अस्ताना। पहले इसका था नूर सुल्तान, लेकिन अब इसका नाम फिर से चेंज करके अस्ताना कर दिया गया। ठीक है साहब, चलिए क्लियर है ना? तो बताइए, हम मिटा देते हैं, आपको बोलना है
कि उज्बेकिस्तान की राजधानी, किर्गिस्तान का बिश्केक, अच्छा तजाकिस्तान का, ताजाकिस्तान, ताजा है तो दूसरे का ना साहब, ताजा नहीं देगा तो क्या करेगा, दूसरे देगा तो। और उसके बाद बोलिए कजाकिस्तान का अस्ताना, और तुर्कमेनिस्तान का, घोड़ा नहीं बोलना है, अस्वागत नहीं बोलिएगा, संस्कृत में बोलते हैं अस्वागत बोलिएगा। चलिए चलिए अगला देखिएगा साहब, बात आई कौन सा, SCO शंघाई सहयोग संगठन की। तो इसका जो आयोजन हुआ है 2022 में कहाँ हुआ है, उज्बेकिस्तान का जो एक शहर है समरकंद में हुआ है। जबकि 2023 में जो होगा वो कहाँ होगा, 2023 में भारत में आयोजित होगा। याद रखना 2023 में भारत में होगा, 2022 में कहाँ हुआ है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। चलिए अब बात आई देखिए स्थापना की। तो बताइए SCO की स्थापना कब हुआ है, 2001 में हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है साहब, बीजिंग। और बीजिंग कहाँ है साहब, चीन। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग ही। चीन की राजधानी बीजिंग ही। चलिए साहब अब बताइए SCO में तो सदस्य देशों की संख्या तो अभी वर्तमान में कितना है, 8 है। लेकिन ईरान इसके लिए क्या कर चुका है, आवेदन दे चुका है और आवेदन उसकी स्वीकृत भी हो जाएगा। तो 9वां जो सदस्य बन जाएगा कौन बनेगा, ईरान बन जाएगा। तो देखिए कौन कौन सा देश है, चीन है, भारत, रूस, पाकिस्तान, ठीक है, चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान। उसके बाद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। देख रहे साहब, मतलब हम क्या करेंगे, एक देश को निकाल देंगे। अब कौन देश को निकालेंगे, तुर्कमेनिस्तान को। किसको निकालेंगे, ये घोड़ा वाला को निकाल देंगे, स्वागत वाला का, तुर्कमेनिस्तान। कई बार पूछ देगा कि कौन देश शामिल है कौन नहीं है। तो देखिए 4 देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। और इधर तो है ना है 2 भारत का दुश्मन, पाक और चीन, एगो दोस्त। बस याद रखेंगे, है कि नहीं। तो 2 दुश्मन, एगो दोस्त, 4 इधर वाला, है कि नहीं। तो 8 हो गया। 9वां जो बनने वाला है कौन बनने वाला है, ईरान। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद UAE होता, UAE में हाँ UAE होगा। UAE में नवनिर्मित 16 देवी देवताओं का भव्य हिंदू मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया। यह मंदिर दुबई के जेबेल अली में स्थित है। ये दुबई का एक शहर है जेबेल अली, जहाँ पर देखिए क्योंकि USA ये इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि UAE जो है ना एक मुस्लिम देश है और वहाँ पर मंदिर जो है ना इसको बंद किया गया था। लेकिन अभी फिलहाल में क्या कर दिया गया, हिंदुओं के लिए ये 16 देवी देवता वाला एक मंदिर जो था ये भक्तों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है साहब, जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर को खोला जाना ये बहुत बड़ी बात है। भलो हिंदू देश में मस्जिद खुला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू देश में, मुस्लिम देश में हिंदू का मूर्ति खुल गया, मंदिर खुल गया, समझिए बहुत बड़ी बात है कि नहीं। इसीलिए करके थोड़ा सा VVI हो जाता है साहब। चलिए अगला देखिएगा साहब। अगला जो है हम लोगों का कि गणित के क्षेत्र का रामानुजम पुरस्कार 2022 सबसे पहला नंबर किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या याद रखेंगे, गणित के क्षेत्र में। और ये जो दिया जाता है ना साहब 45 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञ को दिया जाता है। ठीक है साहब, जिसका उम्र 45 वर्ष से कम हो। तो इससे पहले जो दिया गया था ना ये तो है 2022 का। 2021 में जो दिया गया था वो किसको दिया गया था, नीना गुप्ता को। किसे दिया गया था 2021 में, नीना गुप्ता को। और अभी 2022 में जो दिया जा रहा है उसका जो विजेता है कौन है, यून किंग टांग। क्या याद रखेंगे, यून किंग टांग। क्या याद रखेंगे, यून किंग टांग। ठीक है साहब, और ये कहाँ के हैं साहब, USA के। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है कि 2021 में नीना गुप्ता और भी जो है टांग। कौन याद रखेंगे, टांग याद रखिए, बस हो गया। कितना याद रखिएगा पूरा नाम, टांग याद रखना हो गया। चलिए अगला देखिएगा G20 के संसदीय अध्यक्षों का 8वां सम्मेलन इंडोनेशिया के कहाँ हुआ, जकार्ता में। जबकि राष्ट्राध्यक्ष मतलब क्या होता है, जिस देश में प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री का, और जिस देश में राष्ट्रपति है राष्ट्रपति का। इसका हुआ है इंडोनेशिया के कहाँ पे, बाली में। इंडोनेशिया के बाली में G20 का। जबकि 2021 में कहाँ हुआ था, 2021 के हाँ
इटली के रोम में हुआ था साहब 21 में, और 22 में जो हुआ है इंडोनेशिया के बाली में। लेकिन संसदीय अध्यक्ष मतलब समझते हैं, जो संसद का अध्यक्ष होता है, जैसे कि भारत के संसद का, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? संसदीय का मतलब दोनों, तो ओम प्रकाश बिरला हो गया लोकसभा का, और राज्यसभा का जो है साहब वो हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है साहब, क्योंकि सभापति तो था उपराष्ट्रपति, लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति भाग लिए हैं। तो संसदीय अध्यक्ष का मतलब ये हुआ लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति में, ठीक है। इसका जो आयोजन हुआ कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसमें भारत की ओर से कौन भाग लिया है? ओम प्रकाश बिरला, और राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, ये भाग लिए साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कई बार सवाल पूछ देता है कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है, संसदीय अध्यक्षों का बैठक, उसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो हम लोग अमूमन मार देंगे, क्या जानते हैं? नरेंद्र मोदी। लेकिन याद रखना है कि G20 में भाग लिया है, लेकिन संसदीय अध्यक्ष जब बात हो जाएगा, इस शब्द को जोड़ देगा, तब याद रखना हम लोगों को कि ओम प्रकाश बिरला और हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। चलिए, पीएम मोदी के द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, और यहाँ गोविंद गुरु का क्या है? स्मारक है, जो आदिवासी के नायक थे। ये गोविंद गुरु साहब आदिवासी के एक नायक थे, मतलब आदिवासी को संगठित करने वाले एक नेता थे, ठीक है। और इन्हीं के जो है सो यादगार में एक राष्ट्रीय स्मारक घोषणा किया गया, जो कहाँ है? मानवगढ़। और ये किस जिला में है? बांसवाड़ा जिला में। और कहाँ है ये? राजस्थान में। बात आई राजस्थान की, तो बताइए राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। बताइए किन पार्टी से संबंधित है? कौन पार्टी से हैं? कांग्रेस। कौन पार्टी है? कांग्रेस पार्टी के। तो ये सब बात याद रखेंगे ना साहब। चलिए अगला साहब, क्या बोले? सचिन पायलट। हाँ, चलिए, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, याद रखेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, के पेरिस में संपन्न बैठक में पाकिस्तान एवं निकारागुआ को ग्रे लिस्ट से क्या निकाल दिया गया है? बाहर निकाल दिया गया है। इसका मतलब समझ में आया? देखिए, ये जो है ना FATF, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक लिस्ट होता है। इसमें लिस्ट जो होता है अलग अलग भाग में बटा हुआ होता है, ठीक है। ग्रीन अलग होता है, ब्लू अलग होता है, रेड अलग होता है, ग्रे अलग होता है, समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान को जो डाला गया ना ग्रे लिस्ट में, किस लिस्ट में? ये कलर का नाम हुआ, ठीक है। तो इस लिस्ट जो बनाया गया है ना, तो देखिए होता क्या है कि जो शक्तिशाली देश होता है ना, वो कमजोर देशों को ना डोनेशन देता, पैसा देता, उसको अपने देश को विकास करने के लिए, समझे, कि आपको हम पैसा देते हैं, आप क्या करिए? अपने देश का विकास करिए, ठीक है। और जो छोटा छोटा देश होता है ना, वो क्या करता है कि विकास के नाम पर बड़ा बड़ा शक्तिशाली देश से पैसा ले लेता है, और वो पैसा देश के विकास में नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है? दूसरे जगह पर, मतलब ऐसा जगह पर, फालतू जगह पर करता है, जो विकास की बात तो नहीं होता है, और क्या होता है? देश को गर्त में ले जाता है, ऐसे चीज़ों पर खर्चा कर देता है या घोटालाबाजी कर देता है। तो वैसे देशों को ना ये क्या करता है? FATF ये लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया ना, तब तो गया, तब तो एकरा कोई पैसे नहीं देवेगा। ब्लैक लिस्ट में डाल दिया ना, तो एकरा कर्जों कोई नहीं देवेगा। ऐसे महाशक्ति देश क्या होता है कि पैसा आपको दिया, और बहुत ऐसा होता है जैसे USA वगैरह, रूस वगैरह, ये पैसा दिया और कमजोर देश से पैसा वापस लेता नहीं है, केवल वो सहयोग कर दिया कि आप अपने देश को विकास करिए, कभी चंदा की तरह, समझ रहे। और एक होता है क्या कि आप कर्ज लिए और बाद में कर्ज आप लौटाइएगा, है कि नहीं। जब आप ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं ना साहब, जब आप ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं तो क्या होता है कि आपको कर्ज भी मिलना मुश्किल हो जाता है। रेयर केस में बहुत प्रक्रियाएं होती हैं कर्ज लेने में दूसरे देश से, और ये चंदा वाला चीज़ तो देवे नहीं करेगा। और पाकिस्तान को डाला हुआ था ग्रे लिस्ट में, अभी से 4 साल से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, समझ रहे हैं। इसलिए लिस्ट में है क्योंकि इसको अमेरिका वगैरह देता था ना पाकिस्तान के विकास के लिए, तो ये बहुत बड़का विकास कर देता था, समझ रहे हैं। अब विकास कैसे करता था? इसको बोलता था कि पाकिस्तान में आप क्या करिए? विकास करिए, उद्योग धंधा लगाइए, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ पाए। और ये करता क्या था कि सारा पैसा ले करके अब भारत में आतंकवादी भेजने के लिए पैसा लगा देता था, बम भेजने के लिए लगा देता था, समझ रहे हैं।
हाँ, क्या हमला करो, सुसाइड कर लो, तेरा परिवार कितना रुपया दे देते हैं हम। अब बताइए ये सही जगह इन्वेस्टमेंट हुआ क्या? अब बताइए कि दूसरा देश इसको पैसा देगा? तो इसी वजह से इसको क्या करता है, ग्रे लिस्ट में जब डाल देता है ना, तो इसको कोई भी चंदा चुटकी नहीं देगा, समझ रहे? और जल्दी से इसको कर्ज भी नहीं मिलेगा, समझ रहे? और ब्लैक लिस्ट में चल गए तब तो कर्जो नहीं मिलेगा, चंदो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे? मतलब भिखमंगा हो गया, एकदम भिखमंगा, समझ रहे हैं? ब्लैक लिस्ट में। तो अभी तक 4 साल से पाकिस्तान था ग्रे लिस्ट में, इसको डोनेशन तो नहीं मिलता था और इसको कर्ज भी लेने में ना बड़ा मुश्किल था, समझ रहे? लेकिन अभी क्या हुआ कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया और हम बार बार प्रयास करते हैं कि इसको ग्रे लिस्ट में क्या ब्लैक लिस्ट में रखें, ताकि अगर नहीं कर्जा मिलेगा, नहीं हमारा देश में आके बम फोड़ने का प्रयास करेगा, समझे? लेकिन अभी निकल गया है तो कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद सीधे ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, चिंता नहीं करना है। चलिए, हम लोग जो दान देते हैं दूसरे देश को क्यों देते हैं? इसी वजह से ना कि सब सपोर्ट करिए कि इसको ब्लैक लिस्ट में डालेंगे, समझ रहे? डाल देंगे, हो गया। चलिए अगला, हाल ही में इजराइल अपने पड़ोसी देश लेबनान के साथ अपने ऐतिहासिक समुद्री सीमा समझौता लिखा गया, समझौता किया। और यह सीमा विवाद कब से था? 1948 से था। और इसमें समझौता करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी यूएसए की थी। देखिए, इजराइल ना पहले कोई देश और नहीं था। इजराइल जो है ना वो देश था ही नहीं, धरती पर इजराइल था ही नहीं, फिलिस्तीन था, समझें साहब? क्या था ये? फिलिस्तीन था। इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो इस तरह से जो विस्तरित था वो फिलिस्तीन था, ठीक है ना? तो इजराइल जो है साहब, यहूदी एक जो है सो धर्म है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम है उसी तरह से यहूदी एक धर्म है। क्या है? यहूदी एक धर्म है, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहूदी एक धर्म है। और इस धर्म के लिए, जैसे कि हिंदू के लिए कम से कम भारत है रहने के लिए, ईसाई के लिए तो बहुत सारे देश है, मुस्लिम के लिए 53 देश है, लेकिन यहूदी के लिए कोई देश ही नहीं था, समझ रहे? वो कभी क्या करता, लेबनान जाता था, कभी जॉर्जिया जाता था, कभी जॉर्डन जाता था, कभी पाकिस्तान जाता था, और सब उसको लतिया कुचिया का मारता था, सब भगा देता था वहाँ से, समझ रहे? और ये जो आप इजराइल आप देख रहे हैं, वो इजराइल नहीं था, वो फिलिस्तीन था। फिलिस्तीन कौन सा देश था? फिलिस्तीन था, जो इजराइल अभी आप इस तरह से मैप में देखते होंगे, फिलिस्तीन था। तो ये क्या करता था कि फिलिस्तीन में मुस्लिम लोग रहता था। कौन रहता था? मुस्लिम लोग रहता था, ठीक है साहब? मुस्लिम लोग रहता था। और मुस्लिम जो लोग थे वो यहूदी को बड़ा मारा पीटा करते थे, भगाया करते थे। तो कभी ये नहीं, ये यहूदी था ना, इजराइल था ही नहीं। हम क्या बोले, इजराइल देश था ही नहीं, और यहूदी लोगों के लिए कोई देश ही नहीं था। वो कभी फिलिस्तीन में जाता था, वहाँ मार खाता था, तो जॉर्डन चला जाता था, इसका पड़ोसी देश है जॉर्डन, वहाँ चला जाता था, वहाँ से मार खाता था, तो फिर मान लीजिए सऊदी जाता था, वहाँ से मार खाता था, मतलब ये घूमते फिरते रहता। लेकिन टेक्नोलॉजी इस जाति के पास बहुत ज़्यादा था, तो अंत में ये फिलिस्तीन में ऊपर आ गया बसने के लिए, ठीक है साहब? ये चला आया ऊपर। और जब फिलिस्तीन इसको फिर से मारना शुरू किया तो ये क्या किया कि अपना टेक्नोलॉजी का विकास करके बम गोली बारूद बना करके उल्टे फिलिस्तीनी पर हमला कर दिया, समझे साहब? फिलिस्तीनी पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। और फिलिस्तीन पर जो ही हमला कर दिया, तो एक बात याद रखिएगा कि मुस्लिम जो होता है ना, उसमें एकता बहुत अधिक होती है, और एकता होना भी चाहिए, हर धर्म में होना चाहिए। तो ये क्या किया कि 9 देश मिल करके ना इजराइल पर, इजराइल था ही नहीं, फिलिस्तीन का जो यहूदी लोग था, यहूदी से समझिए, यहूदी जो लोग था, 9 देश मिल करके ये यहूदी पर आक्रमण कर दिया। और इसके पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी था ना कि 6 दिन के अंदर में, हाँ 6 दिन के अंदर में सबको हरा दिया, समझे ना? जबकि इसको अपना देश है नहीं, दूसरे देश में गया है, और दूसरे देश में घुस के एकरा पहले लतियाया, और एकरा सपोर्ट में 9 गो मुस्लिम देश आया, उसमें अपना वाला पाकिस्तान भी शामिल था, ठीक है ना? वो भी शामिल था, उसको भी बड़ी लती आया, समझ रहे? अंतिम में सारे मुस्लिम देश क्या हो गया? साइड हो गया। बस ये जो ही ना ये जीत गया, तो जितने 6 दिन में 9 देश को हरा दिया, समझ सकते हैं? 9 देश को हराना बहुत बड़ी बात है। और ये धीरे धीरे क्या कर लिया? पूरा क्षेत्र कब्जा कर लिया, समझ रहे साहब? पूरा क्षेत्र कब्जा कर लिया, पूरा क्षेत्र को। अब देखिए कि पूरा क्षेत्र कब्जा कर लिया। फिलिस्तीन का जो मुस्लिम था ना, इसी को कूट कूट करके पूरा जो है सो फिलिस्तीनी से निकाल दिया। सब ये मुस्लिम भाग गया, जॉर्डन भाग गया, जॉर्जिया भाग गया, समझ, जो आसपास का सऊदी है वहाँ भाग गया। अब ये पूरे देश में कौन बच गया?
थोड़ा बहुत मुस्लिम बचा, बाकी क्या हो गया, यहूदी बच गया। और ये फिलिस्तीन जो था ना, इसका नाम ये सारे यहूदी बदल दिया, बना लिया इजराइल। क्या बना दिया, इजराइल। ऐसे समझ बात। इसी वजह से मुस्लिम जो देश है ना, वो ये मानता ही नहीं है कि इजराइल कोई देश है। जो भी मुस्लिम देश है वो सब मानता है कि इजराइल नहीं है या फिलिस्तीन है। लेकिन अब देख लिया कि अब धीरे धीरे इजराइल और विकास कर गया, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गया, इसके बिना काम नहीं चल रहा है। तो अब सारा मुस्लिम जो उस समय लड़ा था ना, वो भी अब इसका दोस्त बनना शुरू कर दिया। जैसे कि यूएई वगैरह अब इससे समझौता कर लिया, मिस्र वगैरह इससे समझौता कर दिया, जॉर्डन वगैरह जो सबसे ज़्यादा भाग लिया था लड़ाई में फिलिस्तीन के सपोर्ट में, वो भी इससे समझौता कर लिया। समझे ना। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि लेबनान जो देश था ना, इसके साथ सीमा विवाद चल रहा था, इसके साथ भी 1948 से चल रहा था। समझ रहे हैं ना, जब से फिलिस्तीन बना था उसी समय से ये लड़ाई तो हुआ था 60 में, 1960 में लड़ाई हुआ था। 1948 से चल रहा था सीमा विवाद फिलिस्तीन और उसके बीच। लेकिन फिलिस्तीन अब देश रहा नहीं, अब रह गया कौन, इजराइल। तब विवाद किसके साथ हो जाएगा, इजराइल और लेबनान के बीच। आज समझ बात। तो अभी जो है सो यूएसए के कहने पर समझौता करने के बाद, मध्यस्थता यूएसए किया, तब लेबनान के साथ क्या हो गया, समझौता हो गया इजराइल के साथ। आया समझ में। क्योंकि लेबनान मुस्लिम देश है, तो ये धर्म के आधार पर भी, क्योंकि यहाँ पर मारपीट के भगाया था, इस वजह से विरोध कर रहा था, और उसके सीमा के वजह से भी। लेकिन अब समझौता हो चुका है, तो इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिएगा साहब, एमपी में दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की मंजूरी मिल गई है। तो हो सकता है पूछा जाएगा कि दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य बताइए किस राज्य में है, तो क्या बोलेंगे, एमपी में। कहाँ है, एमपी में है। और यह अभ्यारण्य नरसिंहपुर, दमोह और सागर में 3 जिला में विस्तृत होगा। 3 जिला में, एक कौन सा है, नरसिंहपुर, एक है दमोह और तीसरा है सागर जिला। 3 जिला। देखिए एमपी जो है ना, एमपी को क्या बोला जाता है, एमपी को बोला जाता है बाघों का राज। क्या बोला जाता है, बाघों का राज। क्योंकि टाइगर रिजर्व यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं बाघों का राज। यहाँ पर बहुत सारा अभ्यारण्य, बहुत सारा जो है टाइगर है। जैसे कि आपका पेंच अभ्यारण्य जो है ना, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में है, दोनों की सीमा पर, थोड़ा महाराष्ट्र में भी और अधिकतर है एमपी में, इसी वजह से एमपी में ही मान लेते हैं। उसके बाद माधव अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद पन्ना, समझ रहे, और भी बहुत सारा है, ठीक है। वो पढ़ाएंगे जब चैप्टर तो उसमें बता देंगे। उसके बाद कुन्हो नेशनल पार्क, ठीक है। ये सारे चीज़ें और भी बहुत सारे हैं, जब पढ़ेंगे हम लोग अभ्यारण्य चैप्टर उसमें बताएंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला साहब, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जारी 32वां बिहारी पुरस्कार 2022, इसका जो विजेता बना कौन बना, डॉक्टर माधव हाडा। कौन बना है, डॉक्टर माधव हाडा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और पुस्तक कौन सा है, पचरंग चोला पहड़ सखीरी। क्या है, पचरंग चोला पहड़ सखीरी, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और ये हिंदी का है साहब, हिंदी के लिए इन्हें दिया गया है, तो याद रखना है पचरंग चोला पहड़ सखीरी, ठीक है। चलिए साहब, और 2021 में किसे मिला था, मधु कांगड़िया को मिला था, हम तो यहाँ थे। और प्रथम विजेता कौन थे, जय सिंह नीरज। और ये किसके लिए, धानी का आदमी, ठीक है साहब, इसके लिए। चलिए अगला साहब, भारत के 27वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, भारतीदास बने। कौन बने हैं, भारतीदास बने हैं। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और बात आया लेखा महानियंत्रक परीक्षक का, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीजीए। क्या बोलते हैं, सीजीए, जिसका पूर्ण रूप होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कौन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये हुआ सीजीए। ये जो काम करता है ना, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, गृह मंत्रालय के, ठीक है साहब। ये नया पद तैयार किया गया था हाल फिलहाल में 2020 या 21 में, ध्यान में नहीं है, 20 या 21 इसमें। और सीएजी, ये तो पहले से नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पहली बार नियुक्ति की गई थी, वो किस अधिनियम के तहत की गई थी बताइए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत किया गया था बताइए, किस भारत शासन अधिनियम के तहत बताइए। 1935 में आया था। चलिए साहब, आप लोग देख करके डाल दीजिएगा कमेंट में आंसर, ठीक है। चलिए, क्योंकि न पॉलिटी में नहीं पढ़ाए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाए हैं, चार्टर एक्ट पढ़ाए हैं,
भारत शासन अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1833 पढ़ाए हैं, 53 पढ़ाए हैं, तो फिर बताइए कैसे नहीं पढ़ाए? भारत परिषद अधिनियम पढ़ाए हैं, सारे चीज़ पढ़ाए हुए हैं, लेकिन याद हम लोग कैसे रखेंगे बताइए? तो भूलेंगे नहीं तो कैसे होगा? नहीं तो बिशनपुर वाला जो पगलहवा है उससे हाथ हिलाते रहिएगा, है कि नहीं? चलिए सीएजी अलग होता है साहब, इसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको बोलते हैं लेखा महानियंत्रक, और उसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो सरकार के आमदनी और क्या कहते हैं खर्च का लेखा जोखा रखता है। ठीक है साहब। और बात आई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, तो वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। जबकि लेखा महानियंत्रक की बात करेगा तो क्या बोलेंगे? भारती दास। क्या बोलेंगे? भारती दास। चलिए साहब अगला है साहब कि COP27 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का आयोजन जो होगा मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया। मिस्र के शर्म अल शेख, ये जगह का नाम है शर्म अल शेख। COP27, तो COP27 किस प्रकार का आयोजन है साहब? जलवायु परिवर्तन से संबंधित। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और COP27 ये जो है फ्रांस और भारत के सहयोग से शुरू किया गया था। फ्रांस प्लस भारत के सहयोग से शुरू किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तापमान जो पृथ्वी का बढ़ रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल का बढ़ रहा है, और ग्लेशियर पिघल रहा है, जिससे क्या होता है कि समुद्र के किनारे जो छोटा छोटा द्वीप है वो सारे उस समुद्र में डूब रहा है। तो इसको बचाने के लिए इस प्रकार का किया जाता है ताकि हम लोग कार्बन की कटौती कर पाएँ। ठीक है, और जिससे क्या हो पाए कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। ठीक है, इस वजह से। चलिए अगला, गरुड़ सेवन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच साहब? भारत प्लस फ्रांस के बीच। और ये किस प्रकार का युद्धाभ्यास है? वायुसेना का। और वरुण भी करते हैं किसके साथ? फ्रांस के साथ ही। और कौन सा है ये? नौसैनिक। तो गरुड़, वरुण और एक एक्स शक्ति युद्धाभ्यास, ये भी जो है सो फ्रांस के साथ ये थल सेना करता है। तो अभी जो भारत का वायुसेना का जो फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास हुआ है, कौन सा? गरुड़ सेवन। गरुड़ सेवन, इसका जो आयोजन हुआ कहाँ हुआ है? जोधपुर के, राजस्थान के जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में हुआ साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखिएगा साहब, रिलायंस जियो 5G की शुरुआत राजस्थान के नाथुराम से शुरू किया। जगह का नाम है। ठीक है साहब। बाकी हम लोग बताए कि थे कि दिल्ली वगैरह, अहमदाबाद सहित 13 शहर में टोटल शुरू किया गया था, लेकिन ये स्पेशली रिलायंस जियो के लिए है कि 5G की शुरुआत ये जो किया है राजस्थान के नाथुराम से। अगला, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान सितांग। तो सवाल यही पूछेगा कि हाल ही में जो है जो सितांग नामक जो तूफान आया, ये कहाँ से उठा था? क्या बोलेंगे हम लोग? बंगाल की खाड़ी से। कहाँ उठा था? बंगाल की खाड़ी से। और इसका नाम जो नामकरण किया सितांग, वो कौन किया है? थाईलैंड किया है। कौन किया है? थाईलैंड किया है। इस बात को भी ध्यान में रखना। ठीक है साहब। नामकरण एकदम पूछा जाता है कि नामकरण कौन देश दिया, सितांग कौन नाम रखा है कि नहीं? तो चलिए अगला साहब, यूरोपीय संसद का सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम पुरस्कार 2022। यूरोपीय संसद का सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम पुरस्कार 2022, ये जो मिला किसको मिला? यूक्रेन के नागरिकों को। इसलिए मिला सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम पुरस्कार, मतलब यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो रूस से आज़ादी के लिए, रूस का जो आक्रमण हो रहा है उसको किस प्रकार साहसपूर्ण रूप से डट करके ये सामना किया है। तो इन साहसिक कार्यों के लिए पूरे नागरिक को, यूक्रेन के पूरे नागरिक को जो है सो सम्मानित किया गया है। और अभी हम बताए थे कि यूक्रेन का 4 शहर है जिसको रूस अपने संसद से पास करवा करके, उस पर अधिकार करके अपना अभिन्न हिस्सा बना लिया, और ये बोला कि समझौता के बाद भी ये क्षेत्र यूक्रेन को नहीं लौटाया जाएगा। ठीक है साहब। तो बताइए कौन कौन सा क्षेत्र है? खेरसोन, बेलारूस नहीं, बेलारूस तो अलग देश है साहब। खेरसोन है, उसके लुहांस्क है, उसके बाद 2 और बताइए। हाँ चलिए सर, हाँ चलिए ठीक है, दोनेस्क। हाँ एक और बताइए, जपोर्जिया। ठीक है, जपोर्जिया और दोनेस्क और खेरसोन और लुहांस्क। ठीक है, 4 शहर। तो हम लोग भूल जाते हैं, अभी तुरंत दिसंबर में ही पढ़ाए हैं फर्स्ट वीडियो में या सेकेंड वीडियो में। चलिए अगला साहब,
अगला है साहब कि मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली बार MBBS का पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू किया गया। बहुत बड़ी बात है साहब कि MBBS की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में, समझ रहे हैं? क्योंकि जो ही आप मेडिकल की बात करते हैं, नर्सिंग का या MBBS का, तो सीधा दिमाग में आ जाता है इंजीनियरिंग का, इंग्लिश। लेकिन सरकार ये कर रही है कि देखिए आप किसी भी मीडियम में पढ़ लीजिए, बस मोटो ये होना चाहिए कि आप समझ किस में पा रहे हैं और आपको नॉलेज किस में अधिक आ रहा है, ठीक है। और इस वजह से किया गया क्योंकि अधिकतर बच्चा जो होता है गांव से बिलोंग करता है, और अधिकतर बच्चा गांव के बिलोंग से करने के कारण उसकी ख्वाहिश भी अगर डॉक्टर बनने की होती है तो कभी वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ही नहीं, हिंदी मीडियम में पढ़ा, और आगे चल करके उसका सिलेबस जो होता है वो इंग्लिश मीडियम में हो जाता है। तो उसका जो शौक है, उसका जो इच्छा है, उसका जो लक्ष्य है डॉक्टर बनने का, वो चूर हो जाता था बाद में जाकर के, क्योंकि उसको MBBS के कोर्स से ना अधिक हार्ड उसको लैंग्वेज ही लगने लगता था, समझ रहे। जिसके कारण सरकार इसको हिंदी मीडियम में लाने की प्रयास की है कि हिंदी में अगर लाएंगे तो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो भी छात्र हैं, गांव के जो छात्र हैं, वो भी डॉक्टर बन सकते हैं, उनका भी सपना पूरा हो सकता है, ताकि भारत में अधिक से अधिक डॉक्टर बने और जो डॉक्टर की कमी है, नर्स की जो कमी है, वो धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है साहब। इसी वजह से इसको शुरू किया गया। तो याद रखना है कि पहली बार कहाँ शुरू किया गया, क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और कौन सा सिलेबस शुरू किया गया पहली बार हिंदी में, MBBS का, ठीक है साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि USA के न्यू जर्सी, USA के न्यू जर्सी, ये जगह का नाम है साहब, USA के न्यू जर्सी में स्थित महात्मा गांधी संग्रहालय को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। पहले इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब महात्मा गांधी का जो संग्रहालय है, मतलब महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ें हैं, वो वहाँ पर जमा किया गया था, ठीक है। अब पहले आम लोगों को देखने के लिए नहीं दिया जाता था, सामान्य नागरिक को, अब सामान्य नागरिक के लिए इसको खोल दिया गया है, ठीक है साहब। चलिए अब हम लोग दिसंबर का पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग करेंगे अगले दिन, कौन सा करेंगे, जनवरी 2023 का, ठीक है। नया साल आने से पहले हम लोग करंट अफेयर का नया साल मना देंगे, है कि नहीं। चलिए।